देखिए बच्चों, लैक ओपेरॉन के बाद में एक छोटा सा टॉपिक अपना और आता है, एक डिफरेंट टाइप का ओपेरॉन जो लैक ओपेरॉन से बिल्कुल ऑपोजिट है। उसको हम टीआरपी ओपेरॉन और ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन के नाम से जानते हैं। जिस तरह से लैक ओपेरॉन इंड्यूसिबल ओपेरॉन था, यानी कि लैक्टोज जाके जीन को जगाता था या ऑन करता था, उस तरह से ये रिप्रेसिबल ओपेरॉन है, यानी कि इसमें जो प्रोडक्ट होता है, जीन तो हमेशा से जगा हुआ रहता है, लेकिन जो प्रोडक्ट होता है वो जाके जीन को ऑफ करता है। तो ये रिप्रेसिबल ओपेरॉन है। इसको ऐसा क्यों कहते हैं, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन है, यानी कि बहुत सारे जीन्स मिलकर, कई सारे जीन्स मिलकर एक साथ ट्रिप्टोफेन को सिंथेसिस करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। ट्रिप्टोफेन एक अमीनो एसिड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड होता है, जो मेलाटोनिन और सेरोटोनिन नाम के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स के सिक्रीशन के लिए या हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। ये दोनों हार्मोन्स आपकी बॉडी में सर्केडियन रिदम्स को कंट्रोल करते हैं, आपकी नींद को कंट्रोल करते हैं, आपके मूड को फ्रेश रखते हैं, आपको हैप्पी रखते हैं, आपके नर्वस सिस्टम की सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं, आपको डिप्रेशन से बचाते हैं, एंजाइटी से बचाते हैं, अच्छी नींद लेने में मदद करते हैं। तो ट्रिप्टोफेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड होता है। अब इस अमीनो एसिड को वैसे तो जो है कि आपको बाहर से मिल जाता है, लेकिन कई बार जब ये अमीनो एसिड आपको बाहर से नहीं मिल पाता है, तो जो बैक्टीरिया है वो इसको अपने आप सिंथेसाइज करने की कोशिश करता है, अपने आप सिंथेसाइज करता है। अब देखो, आपको ये लग रहा होगा कि मैंने ये नींद और एंजाइटी और डिप्रेशन, ये तो इंसानों वाली फैक्टर्स होते हैं, तो मैंने बैक्टीरिया के लिए कैसे बोल दिए। एक्चुअली हम जो पढ़ रहे हैं ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन, वो है बैक्टीरिया में। मैंने जस्ट आपको ये समझाने की कोशिश की है कि ट्रिप्टोफेन नाम का जो अमीनो एसिड होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है हम इंसानों के लिए। ये दो बेहद इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमिटर्स कह लो आप या हार्मोन्स कह लो, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन को बनाने में काम आता है। और ये दोनों हार्मोन्स हमारे लिए नींद में, एंजाइटी को भगाने में, खुश रहने में, डिप्रेशन को खत्म करने में मदद करते हैं। तो इनका बैक्टीरिया से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बैक्टीरिया में ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन कैसे काम करता है, हम वो समझने जा रहे हैं कि बैक्टीरिया ट्रिप्टोफेन को सिंथेसिस कैसे करता है। ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। ट्रिप्टोफेन का सिंथेसिस बैक्टीरिया के अंदर कैसे होता है, तो ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन से होता है। इस ओपेरॉन में 5 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, A, B, C, D, E। ये जो 5 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, ये मिलकर एक स्पेशल टाइप के एंजाइम्स बनाते हैं, एंजाइम 1, एंजाइम 2 और एंजाइम 3। और ये एंजाइम्स मिलकर फिर उन एनाबॉलिक प्रोसेसेस को इंड्यूस करते हैं जो ट्रिप्टोफेन सिंथेसिस में काम आती हैं। तो यानी बेसिकली आपको ट्रिप्टोफेन बनाने के लिए जो मेटाबॉलिक रिएक्शन रिक्वायर्ड होती है या जो एनाबॉलिक रिएक्शन आपको सेल के अंदर रिक्वायर्ड होती है, उस रिएक्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स को बनाने का काम ये स्ट्रक्चरल जीन करता है। तो ये जीन 5 होते हैं, A, B, C, D और A। ये जीन्स मिलकर डेफिनेटली सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, उसके बाद में ट्रांसलेशन करते हैं, जिससे 5 अलग अलग टाइप की पॉलीपेप्टाइड्स बनती हैं। पॉलीपेप्टाइड E, पॉलीपेप्टाइड D, पॉलीपेप्टाइड C, पॉलीपेप्टाइड B और पॉलीपेप्टाइड A। अब ये जो 5 पॉलीपेप्टाइड्स हैं, उनमें से E और D मिलकर एंजाइम नंबर 1 बनाती है, C एंजाइम 2 बनाती है और A और B मिलकर एंजाइम 3 बनाती है। और फिर ये एंजाइम नंबर 1, 2 और 3 मिलकर ट्रिप्टोफेन को सिंथेसिस करने का काम करते हैं। तो ये तो हुआ एक एनाबॉलिक प्रोसेस। अब ये जीन हमेशा से ऑन रहता है, बाय डिफॉल्ट ये ऑन मोड में रहता है। तो पहली बात तो ये समझने की कोशिश करनी है कि ये जीन ऑन क्यों रहता है। ये जीन एक ही सूरत में ऑन रह सकता है जबकि रास्ता क्लियर हो। ये प्रमोटर रीजन है या प्रमोटर जीन है और ये ऑपरेटर जीन है। यानी ऑपरेटर जीन वाला जो रास्ता है, जब वो क्लियर होगा तभी यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बैठेगा। और जब आरएनए पॉलीमरेज आकर यहाँ पर बैठेगा और उसको रास्ते में कोई बाधा नजर नहीं आएगी, कोई ऑब्स्टेकल नहीं होगा, तो डेफिनेटली ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इन जीन से ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा और उसके बाद में ट्रांसलेशन होगा। यानी कि इस जीन के ऑन रहने के लिए ये बहुत जरूरी है कि ऑपरेटर जीन का जो मुंह है वो बंद नहीं होना चाहिए, यानी कि ये बिल्कुल खुश होना चाहिए, ये रास्ता एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ये रास्ता क्लियर कैसे होता है, देखो, जो रेगुलेटर जीन होता है, जो कि पहले लैक ओपेरॉन में भी पढ़ा था, जो रेगुलेटर या इनहिबिटर जीन होता है, वो अपने स्वभाव के अनुसार, अपने नाम के अनुसार एक मैसेंजर आरएनए बनाता है और उस मैसेंजर आरएनए से एक स्पेशल प्रोटीन बनता है। वो जो प्रोटीन है वो कहलाता है एपो रिप्रेसर, यानी कि कच्चा रिप्रेसर, जो कि इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव होने का मतलब है कि ये वाला जो रिप्रेसर है वो ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं हो सकता है। तो जब ये रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं हो सकता है तो रास्ता हमेशा क्लियर रहेगा ना,
और जब रास्ता क्लियर रहेगा तो आरएनए पॉलीमरेज बड़े आराम से आकर प्रमोटर के साथ जुड़ेगा और ट्रांसक्रिप्शन करेगा, तो जीन ऑन रहेगा। तो ये एपो रिप्रेसर क्योंकि ऑपरेटर जीन को बाइंड नहीं कर सकता है, उसके साथ जुड़ नहीं सकता है, इसलिए जीन बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है। तो अब ये ऑफ कब होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये ऑफ तब होता है जब स्ट्रक्चरल जीन से बनने वाला प्रोडक्ट यानी कि ट्रिप्टोफैन की जो कंसंट्रेशन है वो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस कर जाती है। यानी सेल के अंदर जब ट्रिप्टोफैन जरूरत से ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो ट्रिप्टोफैन खुद जाके बताता है कि भाई मैं बहुत सारा हूं, अब मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, अब मेरा सिंथेसिस रोक दो। तो ऐसी कंडीशन में ये जो फीडबैक आता है वो प्रोडक्ट की तरफ से आता है, तो इसको हम फीडबैक इनहिबिशन भी कहते हैं एक तरीके से, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। फिलहाल ये है कि जब ट्रिप्टोफैन की कंसंट्रेशन सेल के अंदर एक थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस कर जाती है, जब जरूरत से ज्यादा इसकी कंसंट्रेशन हो जाती है, तो ट्रिप्टोफैन खुद, इसके कुछ मॉलिक्यूल्स खुद एक रिप्रेसर की तरह बिहेव करते हैं, एक को रिप्रेसर की तरह बिहेव करता है। ट्रिप्टोफैन खुद को रिप्रेसर यानी सहायता करने वाला रिप्रेसर की तरह बिहेव करता है। और ये जो को रिप्रेसर है, ये देखो अपन इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये रहा हमारा को रिप्रेसर। ये जो को रिप्रेसर है वो आपके एपो रिप्रेसर के साथ जाके जुड़ जाता है, और जब ये को रिप्रेसर एपो रिप्रेसर के साथ जाके जुड़ जाता है तो एपो रिप्रेसर का जो कॉन्फॉर्मेशन होता है वो चेंज हो जाता है। एक तरह से तुम समझ लो कि इसका शेप चेंज हो गया है और अब ये एक्टिव हो गया है, अब ये एक्टिव रिप्रेसर हो गया है। एक्टिव हो गया है मतलब अब ये ऑपरेटर जीन के साथ जुड़ने के लिए रेडी है, क्योंकि इसका कॉन्फॉर्मेशन, इसका शेप चेंज हो चुका है। तो अब ये जाके ऑपरेटर जीन के साथ जुड़ जाएगा। देखो इसका शेप एनालॉगस है इसके, तो अब ये बड़े आराम से जाकर ऑपरेटर जीन के साथ जुड़ जाएगा। तो ऑपरेटर जीन का जो मुंह है वो इस तरह से बंद हो जाएगा, और जब ऑपरेटर जीन का मुंह बंद हो जाएगा तो डेफिनेटली ये रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, और ये रास्ता ब्लॉक हो जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज अब आगे बढ़कर ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकता है, यानी कि जीन को ऑफ होना पड़ेगा। इसमें और लैक ओपेरॉन में फर्क कितना सा है। लैक ओपेरॉन शुरू से बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, और उसको बाद में जाके जब लैक्टोज आता है तो लैक्टोज अंदर जाके उसको ऑन करता है। यहाँ पे क्या फर्क है, ये ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है और ये ऑन रहकर ट्रिप्टोफैन बनाता है, लेकिन जब ट्रिप्टोफैन जरूरत से ज्यादा मात्रा में बन जाता है तो ट्रिप्टोफैन खुद जाकर इस जीन को ऑफ कर देता है। तो इसको हम फीडबैक इनहिबिशन भी कहते हैं। अब इस तरीके का जो कंट्रोल है जिसमें प्रोडक्ट इसको जीन को ऑफ करने का काम कर रहा है, जीन को ऑफ करने का काम कर रहा है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है आपका ट्रिप्टोफैन है वो जीन को ऑफ करने का काम कर रहा है, इसलिए हम इसको इंड्यूसिबल ओपेरॉन तो कह नहीं सकते हैं। क्योंकि इंड्यूसिबल ओपेरॉन में मैंने आपको समझाया था कि जो सबस्ट्रेट होता है यानी कि जो लैक्टोज होता है वो खुद अंदर जाके जीन को जगाने का काम करता है या उसको इंड्यूस करने का काम करता है, तो हमने इसको इंड्यूसिबल ओपेरॉन बोला था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो प्रोडक्ट खुद सेल के अंदर एक को रिप्रेसर की तरह बिहेव करते हुए जीन को सुलाने का या जीन को ऑफ करने का काम कर रहा है, या रिप्रेस करने का काम कर रहा है, या सप्रेस करने का काम कर रहा है। तो डेफिनेटली इस टाइप के ओपेरॉन को जिसमें कि प्रोडक्ट खुद जीन को सुलाने का काम करता है, ऑफ करने का काम करता है, हम उसको रिप्रेसिबल ओपेरॉन के नाम से जानते हैं, जो कि इंड्यूसिबल ओपेरॉन यानी लैक ओपेरॉन से बिल्कुल ऑपोजिट है। इसके अलावा एक और चीज, अब ये पॉजिटिव कंट्रोल है कि नेगेटिव कंट्रोल है, तो फिर इसको समझने की कोशिश करें कि जीन का स्वभाव है काम करना, और जीन को काम करने दिया जा रहा है, जीन को काम करने से रोका नहीं जा रहा है, क्योंकि रोकने वाला जो चीज है वो इनएक्टिव है, एपो रिप्रेसर है। जो रिप्रेसर है वो काम नहीं कर रहा है, वो एपो रिप्रेसर है, इनएक्टिव टाइप का है, तो ये जीन को काम करने से रोक नहीं पा रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जीन काम किए जा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है। तो जीन अपने स्वभाव के अनुसार ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, फिर ट्रांसलेशन हो रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस तरीके के कंट्रोल में जिसके अंदर रेगुलेटर जीन का जो प्रोडक्ट है, यानी रेगुलेटर जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है, वो इस जीन को काम करने से रोक नहीं पा रहा है और जीन हमेशा ऑन रहता है और लगातार काम करता है। इस टाइप का जो कंट्रोल है वो पॉजिटिव कंट्रोल कहलाता है। अगर इसके कंपैरिजन में लैक ओपेरॉन अगर आपको याद होगा तो मैंने उसमें आपको समझाया था कि लैक ओपेरॉन बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, क्योंकि रेगुलेटर जीन से जो प्रोटीन बनता है वो रिप्रेसर प्रोटीन होता है, और वो रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर जीन के साथ जाके जुड़ जाता है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो जीन ऑन नहीं हो पाता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन हो नहीं पाता है। लेकिन जब लैक्टोज अंदर आता है तो वो रिप्रेसर के साथ जुड़ जाता है,
रिप्रेसर का कॉन्फर्मेशन चेंज हो जाता है, वो ऑपरेटर को छोड़ देता है तो फिर वो चालू हो जाता है। तो लैक्टोज ओपेरॉन के अंदर लैक ओपेरॉन को काम करने से रोका जा रहा था, उसका मुंह बंद किया जा रहा था, तो हमने उसको बोला नेगेटिव कंट्रोल। लेकिन यहाँ पे जीन को काम करने से रोका नहीं जा रहा है, जीन तो बाय डिफॉल्ट लगातार काम कर रहा है। रोका कब जाएगा? रोकने का काम तो बाद में प्रोडक्ट करेगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है? बाय डिफॉल्ट तो जीन अपना काम कर रहा है। तो इस तरीके का जो कंट्रोल है, जो रेगुलेशन है, वो पॉजिटिव रेगुलेशन कहलाता है या पॉजिटिव कंट्रोल कहलाता है। तो दोनों ही चीजें अपोजिट हैं। हम इसको रिप्रेसिबल ओपेरॉन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट है वो ओपेरॉन को रिप्रेस करने का काम करता है। हम इसको पॉजिटिवली कंट्रोल्ड ओपेरॉन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मली ऑन रहता है, बाय डिफॉल्ट ये ऑन रहता है, और बाद की कंडीशन में जब प्रोडक्ट ज्यादा हो जाता है तब जाके प्रोडक्ट इसको ऑफ करता है। तो इस तरीके का जो ओपेरॉन है वो ज्यादातर एनाबॉलिक पाथवेज में देखा जाता है। एनाबॉलिक पाथवेज मतलब जब कोई चीज बनाई जाती है, जैसे लेक ओपेरॉन में तो मेन काम क्या था? लैक्टोज को तोड़ना, यानी कि लैक्टोज को डाइजेस्ट करना, उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ना। तो तोड़ने के लिए आपको एंजाइम बनाने थे। यहाँ आपको क्या है? आपको एंजाइम बनाने हैं, मगर किसके लिए? आपको जोड़ने के लिए एंजाइम बनाने हैं, किसी चीज को बनाने के लिए एंजाइम बनाने हैं। तो यहाँ पे आप ट्रिप्टोफेन के सिंथेसिस के लिए एंजाइम बनाते हो, तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। और जो लेक ओपेरॉन था वो केटाबॉलिक पाथवे में काम आता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन है ये बेसिकली एनाबॉलिक पाथवेज में देखा जाता है जब किसी चीज को बनाना पड़ता है। जैसे आर्जिनिन को बनाते समय आर्जिनिन ओपेरॉन काम आता है, वेलिन को बनाते समय वेलिन ओपेरॉन काम आता है, ट्रिप्टोफेन को बनाने के लिए ट्रैप ओपेरॉन काम आता है। और जब किसी को डाइजेस्ट करना होता है, किसी चीज को डाइजेस्ट करना होता है, तोड़ना होता है, यानी कोई केटाबॉलिक प्रोसेस होता है, तो लेक ओपेरॉन यानी लैक्टोज ओपेरॉन, इस तरीके के ओपेरॉन्स काम में आते हैं। तो ये दो फंडामेंटल ओपेरॉन्स थे जो इकोलाई बैक्टीरिया में बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है। हमने वो समझने की कोशिश करी है। एक इंड्यूसिबल है और एक रिप्रेसिबल ओपेरॉन है। एक में पॉजिटिव कंट्रोल होता है, एक में नेगेटिव कंट्रोल होता है। एक में सबस्ट्रेट जाके जीन को जगाता है यानी इंड्यूस करता है, तो उसको बोलते हैं इंड्यूसिबल ओपेरॉन। एक में प्रोडक्ट जाके जीन को सुलाता है यानी ऑफ करता है, तो हम उसको रिप्रेसिबल ओपेरॉन के नाम से जानते हैं। तो जीन को कैसे ऑन किया जाता है, जीन को कैसे ऑफ किया जाता है, वो कौन सी कंडीशंस होती है कि जीन को सो जाता है, या वो कौन सी कंडीशंस होती है कि जीन जग जाता है। तो जीन के ऑन या ऑफ होने में कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं डीएनए के, जो जीन है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो सब अपने समझने की कोशिश करी है। तो एक चीज अपने को क्लियर हो गई है कि केवल अकेला स्ट्रक्चरल जीन कोई काम नहीं करता है। स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, सही समय पे उसको ऑन करने के लिए और सही समय पे उसको ऑफ करने के लिए, स्ट्रक्चरल जीन के साथ आपको और भी कई सारे एडिशनल छोटे छोटे जीन्स की जरूरत होती है, जैसे प्रमोटर जीन, जैसे ऑपरेटर जीन, जैसे रेगुलेटर जीन। तो ये सारे जीन्स मिलकर एक पर्टिकुलर काम को करते हैं। बहुत सारे जीन्स मिलकर जब यूनिट के रूप में एक पर्टिकुलर काम को करते हैं तो जीन्स का वो ग्रुप ओपेरॉन कहलाता है। ये ओपेरॉन प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है, और प्रोकैरियोट्स का ये जो ओपेरॉन है वो सबसे पहले जेकब और मोनाड ने समझाने की कोशिश करी थी। यहीं से हमको जीन रेगुलेशन की जो मेथडोलॉजी है उसका हमको बेसिक समझ में आता है कि कोई जीन कैसे तो ऑन होता है और कैसे ऑफ होता है, किस कंडीशन में ऑन होता है, किस कंडीशन में ऑफ होता है। तो जीन रेगुलेशन को समझने के लिए लैक ओपेरॉन और ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन बेस्ट हैं। इनको समझ के आपको फंडामेंटल क्लियर होते हैं। अब एक छोटी सी चीज और आपके बचती है कि किसी भी जीन को काम करने देने के लिए या काम करने से रोकने के लिए आपके पास कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो जैसे ये जीन रेगुलेशन जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें जाहिर सी बात है कि हम जीन को ट्रांसक्रिप्शन करने दे रहे हैं यानी कि जीन ऑन है, या हम जीन को ट्रांसक्रिप्शन नहीं करने दे रहे हैं यानी कि हमने जीन को ऑफ कर दिया। तो जीन का ऑन होना या ऑफ होना हमने किससे रिलेट किया हुआ है? अगर जीन ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है तो जीन ऑन है, अगर जीन ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पा रहा है तो जीन ऑफ है। तो यानी हम इस जीन को कहां पर कौन से लेवल पे कंट्रोल कर रहे हैं? तो हम इस जीन को, ये वाला जो जीन है, चाहे वो लैक ओपेरॉन हो चाहे वो ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन हो, हम इसको ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रेगुलेट कर रहे हैं। या जो प्रोकैरियोट हैं वो अपने इन दोनों जीन्स को कौन से लेवल पे रेगुलेट कर रहे हैं? तो इसका आंसर क्या होगा कि प्रोकैरियोट्स लैक ओपेरॉन को और ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन को, यानी लैक्टोज वाले जीन को, लैक्टोज पचाने वाले जीन को और ट्रिप्टोफेन बनाने वाले जीन को ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कंट्रोल करते हैं।
कि इन जीन को काम करना है या नहीं करना है, ये कौन से पॉइंट पे डिसाइड किया जाता है, ये ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर डिसाइड किया जाता है। तो इस तरह से जीन का काम करना या नहीं करना, इसको डिसाइड करने के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो जीन रेगुलेशन कई स्टेप्स में हो सकता है। जैसे फर्स्ट स्टेप ये जो डीएनए है आपका, या डीएनए का ये जो सेगमेंट है या जो जीन है, ये ट्रांसक्रिप्शन करता है। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन करता है और एमआरएनए बनाता है। तो ये फर्स्ट लेवल हो गया। इस फर्स्ट लेवल को आपने बोला ट्रांसक्रिप्शन। तो अगर आप चाहें तो इसी जगह पर जीन का मुंह बंद कर सकते हैं, यानी जीन को काम करने से रोक सकते हैं, तो वो ऑफ हो गया। और अगर जीन को ट्रांसक्रिप्शन करने देंगे तो वो ऑन हो गया। तो पहला जो रेगुलेट किया जाता है जीन को कंट्रोल करने का, जो सबसे आसान और सबसे फर्स्ट जो तरीका है वो है ये ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर जीन को कंट्रोल किया जाता है। अब माना कि एमआरएनए बन गया, आपने इस लेवल पे कंट्रोल नहीं किया, तो फिर क्या होता है कि सेकंड जो प्रोसेस है वो क्या होता है, वो कहलाता है प्रोसेसिंग। यानी कि इसमें से इंट्रॉन्स को निकालकर एक्सॉन्स को जोड़ना पड़ेगा, और एक्सॉन्स को जोड़कर जो है फंक्शनल मैसेंजर आरएनए बनाएंगे। तो फंक्शनल मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए हमको प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि जीन काम ना करे तो उसको रोकने का ये वाला पॉइंट भी होता है। आप जो मैसेंजर आरएनए बना है, जो हेट्रोजीनस न्यूक्लियर मैसेंजर आरएनए बना है जिसमें इंट्रॉन्स भी हैं, तो उसकी प्रोसेसिंग, अगर प्रोसेसिंग को रोक दिया जाए तो जीन काम नहीं करेगा, और अगर प्रोसेसिंग को होने दिया जाएगा इसका मतलब कि जीन काम करेगा। तो ये हुआ सेकेंड लेवल, जहां पर जीन को रेगुलेट किया जा सकता है कि अगर उसकी प्रोसेस, अगर मैसेंजर आरएनए की प्रोसेसिंग होने दे रहा है, अगर सेल के अंदर सेल अलाउ कर रही है कि हाँ ठीक है जो मैसेंजर आरएनए बना है उसकी प्रोसेसिंग होने दो, इसका मतलब सेल चाहती है कि जीन काम करे। और अगर सेल या न्यूक्लियस के अंदर एमआरएनए की प्रोसेसिंग को रोक दिया जाता है, इसका मतलब सेल नहीं चाहती है कि जीन काम करे, वो सेल चाहती है कि जीन ऑफ रहे। तो इस लेवल पर रोक देते हैं अपन। अब थर्ड लेवल क्या हुआ, थर्ड लेवल होता है कि जो एमआरएनए है वो न्यूक्लियस का जो पोर होता है, न्यूक्लियस का जो पोर होता है वो न्यूक्लियस के रास्ते से साइटोप्लाज्म में आता है। ये साइटोप्लाज्म में आया, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए सेल को ध्यान आया कि नहीं मैसेंजर आरएनए बन तो गया, इसकी प्रोसेसिंग हो गई, लेकिन अभी ये मेरे किसी काम का नहीं है। तो फिर सेल क्या कर देती है कि इस मैसेंजर आरएनए को साइटोप्लाज्म में आने से रोक देती है। ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस में ही अटक जाता है। अब जब न्यूक्लियस में अटक जाएगा तो डेफिनेटली प्रोटीन नहीं बन पाएगा। तो इस ट्रांसपोर्ट को अगर रोक दिया जाए तो भी जीन को काम करने से रोका जा सकता है, या जीन एक्सप्रेशन को रोका जा सकता है। तो ये भी एक पॉइंट हो गया जीन को कंट्रोल करने वाला। अब मान लो मैसेंजर आरएनए ट्रांसपोर्ट होकर साइटोप्लाज्म में आ गया। अब जब ये साइटोप्लाज्म में आ गया तो डेफिनेटली क्या होगा, जब ये साइटोप्लाज्म में आया तो ये ट्रांसलेशन करेगा, यानी ये राइबोसोम इसको लेने के लिए तैयार बैठा है, इधर टीआरएनए तैयार बैठा है। अब हम इसको कैसे रोकेंगे, तो इस कंडीशन में ये जो है फोर्थ स्टेप, अब ये क्या है, ट्रांसलेशन वाला स्टेप है। अब सेल को ध्यान आया कि अरे नहीं गड़बड़ हो गई है, अभी तो मुझे इस मैसेंजर आरएनए से बनने वाले प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड की जरूरत नहीं है। तो अब सेल क्या करेगी, अब इस मैसेंजर आरएनए को रोकने के लिए जिस डीएनए से ये मैसेंजर आरएनए बना है उसी डीएनए के कोडिंग स्ट्रैंड का इस्तेमाल करके एक और मैसेंजर आरएनए बना दिया जाता है, जो कि इस मैसेंजर आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण ये दोनों मैसेंजर आरएनए एक दूसरे के साथ जुड़कर डबल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए बना लेते हैं। और जब ये डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बन जाता है तो ये डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए ट्रांसलेशन नहीं कर पाता है, यानी कि प्रोटीन नहीं बना पाता है। तो सेल ने इसको काम करने से रोक दिया ना, इस मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन बनाने से या पॉलीपेप्टाइड बनाने से रोक दिया ना। तो इस तरह से जीन को रेगुलेट करने के, जीन को कंट्रोल करने के, जीन को ऑन या ऑफ करने के, जीन को एक्सप्रेशन को रोकने के हमारे पास कई तरीके होते हैं। मतलब सेल के पास कई तरीके होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी रोका जा सकता है, प्रोसेसिंग लेवल पे भी रोका जा सकता है, ट्रांसपोर्ट लेवल पे भी रोका जा सकता है, और लास्ट में ट्रांसलेशन लेवल पर भी जीन को काम करने से रोका जा सकता है, या प्रोटीन को बनने से रोका जा सकता है, या जीन को एक्सप्रेशन से रोका जा सकता है। तो इस तरह से
जीन को रेगुलेट किया जाता है। प्रोकैरियोट्स के अपने तरीके होते हैं, यूकैरियोट्स के अपने तरीके होते हैं। जहां तक प्रोकैरियोट्स की बात है यानी बैक्टीरिया की बात है तो वो लोग ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर जीन को रेगुलेट करते हैं। जहां तक यूकैरियोट्स की बात है तो उनमें ट्रांसलेशन लेवल पर ज्यादातर, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन लेवल पर ज्यादातर जीन को रेगुलेट किया जाता है। बाकी ये दो एडिशनल स्टेप्स भी होते हैं जिनके थ्रू किसी भी जीन को रेगुलेट किया जा सकता है। तो इस तरह से जीन रेगुलेशन का जो छोटा सा टॉपिक था आपके कोर्स में वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके साथ हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं आपका न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल, जो कि बीच में आपका रह गया था छोटा सा टॉपिक। उसके बाद में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी खत्म हो जाती है। तो आप इसको देखें, कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करें। ओके बच्चों, ये एक छोटा सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने से रह गया था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, वो है पैकेजिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। एक्चुअली पैकेजिंग क्या है इसको समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पैकेजिंग की ज़रूरत क्या है। तो उसको थोड़ा सा देखते हैं। अगर अपन ओवरऑल एक ह्यूमन डीएनए की बात करें तो हमारे पास एक सेल के अंदर 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं और 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर 6.6 10⁻⁹ बेस पेयर्स, ये लगभग होता है 6 अरब, इतने बेस पेयर्स होते हैं। बेस पेयर्स आप जानते ही हैं, ए और टी का एक जोड़ा एक बेस पेयर कहलाता है, सी और जी का एक जोड़ा बेस पेयर कहलाता है, और दो जो सक्सेसिव बेस पेयर्स होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 0.34 नैनोमीटर होती है। ये भी हम बात कर चुके हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स इज 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर और 0.34 नैनोमीटर, एक ही बात है। तो अब अगर बेस पेयर्स आपके पास ये संख्या हो कि टोटल बेस पेयर्स कितने हैं, तो टोटल बेस पेयर्स आपके पास 6 अरब हैं और दो बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है अगर वो आपको पता हो तो डीएनए की लेंथ को कैलकुलेट किया जाता है डेफिनेटली। तो टोटल लेंथ ऑफ डीएनए होता है 6.6 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर बेस पेयर, तो इससे टोटल लेंथ आ जाती है। तो डीएनए की टोटल लेंथ इस तरह से होती है 2.2 मीटर्स, यानी कि 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स की जो कंबाइंड लेंथ होती है वो होती है 2.2 मीटर्स, जो कि बहुत बहुत ज्यादा है। एक सेल के डीएनए की बात करें अपन यहाँ पर, सिंगल सेल में इतना लंबा डीएनए होता है। और फिर अगर इसके कंपैरिजन में डीएनए जहाँ रहता है यानी न्यूक्लियस के डायमेंशन की बात की जाए तो न्यूक्लियस का डायमेंशन देखो कितना होता है 10⁻⁻6 मीटर, निग्लिजिबल, बहुत 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 ही कम। अब इतने छोटे न्यूक्लियस के अंदर इतना लंबा डीएनए कैसे आ सकता है? न्यूक्लियस का साइज बहुत ज्यादा छोटा है और उसके अंदर जो रहने वाला डीएनए है उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। 2.2 मीटर लंबा डीएनए, या एक समझ लीजिए आप 2.2 मीटर लंबा धागा जो है वो इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे आ सकता है? तो डेफिनेटली इस धागे को लपेटना पड़ेगा। जैसे अपन पतंग उड़ाते हैं तो पतंग के लिए अपन मांझा इस्तेमाल करते हैं और मांझे को अपन चरखी पे ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, मैनेज करके रखते हैं। चरखी पे या किसी लकड़ी के टुकड़े पे या कागज के टुकड़े पे या किसी भी चीज पे हम लपेट लेते हैं उसको, या बॉटल वगैरह पे लपेट लेते हैं। लपेटने का आपको जो मेन रीजन है वो क्या है कि इतने लंबे, इतने कई कई हजार मीटर लंबे मांझे को आप मैनेज कैसे करोगे? जब आप पतंग उड़ाओगे तो वो उलझ जाएगा। वो अगर आप मांझे को खोल के रखोगे तो आप जहां पर भी पतंग उड़ा रहे हैं वो पूरा का पूरा जो फ्लोर है वो ऑक्यूपाई कर लेगा इतना सारा धागा, इतना सारा मांझा। तो हम क्या करते हैं, उसको बेटर तरीके से मैनेज करने के लिए, बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए हम उसको लपेट लेते हैं। चरखी जो आती है, लकड़ी वाली जो चरखी होती है, हम उसके ऊपर लपेट लेते हैं तो वो छोटा हो जाता है। तो कई हजार मीटर लंबा जो मांझा होता है वे छोटी सी चक्री पर आ जाता है, तो मांझा मैनेज हो जाता है। उसको मैनेज करना, उसको यूज करना बड़ा आसान हो जाता है। तो सेम वही बात डीएनए के साथ भी है। अब डीएनए इतना लंबा धागा है, 2.2 मीटर्स लॉन्ग थ्रेड हो गया ये एक न्यूक्लियस के लिए। तो इतने लंबे धागे को न्यूक्लियस के अंदर डालने का सिर्फ एक तरीका है कि इसको अपने आप को कॉइल करना पड़ेगा, इसको अपने आप को कंडेंस करना पड़ेगा। अब कंडेंसेशन के लिए एक्चुअली क्या है, जैसे आप मांझे को लपेटने के लिए बॉटल यूज करते हो या लकड़ी का क्रॉड यूज करते हो या फिर आप चरखी यूज करते हो, इसी तरीके से डीएनए नाम के धागे को भी लपेटने के लिए आपको कोई बेस चाहिए, किसी भी चीज का बेस चाहिए जिसके ऊपर डीएनए अपने आप को लपेट सके। तो वो जो बेस होता है वो बेस बनता है हिस्टोन प्रोटीन्स का। स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। हमारे डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, इन प्रोटीन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिनमें बेसिक अमीनो एसिड्स बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं। बेसिक अमीनो एसिड्स मतलब जैसे ये लाइसिन हुआ, आर्जिनिन हुआ, हिस्टिडिन हुआ, इनका अमाउंट कंपैरेटिवली ज्यादा होता है।
तो इनकी वजह से इन हिस्टोन प्रोटीन्स पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो बहुत ही आप लॉजिकल सी चीज है, एक डीएनए जो कि नेगेटिवली चार्ज है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन पे अपने आप को रैप कर सकता है। तो जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो हिस्टोन प्रोटीन्स मिलकर एक क्रोड बनाते हैं, बीच में एक कोर बनाते हैं, एक सेंट्रल कोर बनाते हैं। आप समझ लीजिए वो चरकी बनाते हैं, एक बीच का सेंट्रल कोर बनाते हैं जिसके ऊपर डीएनए अपने आप को लपेटना शुरू करता है। इनिशियली डीएनए अपने आप को लपेटना शुरू करता है। तो ये कैसे होता है ये थोड़ा सा देखो। जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4। इनमें से H2A, H2B, H3 और H4 जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं इनके दो दो मॉलिक्यूल्स काम में आते हैं, यानी कि टोटल हुए 8 मॉलिक्यूल्स। H2A के 2, H2B के 2, H3 के 2 और H4 के 2, दो दो मॉलिक्यूल्स आए। तो ये जो 8 मॉलिक्यूल्स हैं आपस में मिलकर एक क्रोड बनाते हैं, एक सेंट्रल पार्ट बनाते हैं। इसको हम हिस्टोन ऑक्टामर के नाम से जानते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। अब ये तैयार है, एक तरह से समझ लीजिए कि मांझे को लपेटने के लिए जो चरकी है वो हमने तैयार कर ली है। तो इसको आपने बोला हिस्टोन ऑक्टामर। अभी H1 हमने काम में नहीं लिया है, H1 हिस्टोन प्रोटीन अभी हमने यूज नहीं किया है। तो ये 4 हिस्टोन प्रोटीन मिलकर एक ऑक्टामर बनाते हैं, एक क्रोड बनाते हैं। आप इसको सेंट्रल कोर या सेंट्रल क्रोड के नाम से भी जानते हैं। अब क्या हुआ, ये जो डीएनए नाम का धागा है इसकी जो विड्थ होती है वो 2 नैनोमीटर होती है, ये हम बात कर चुके हैं। पतला सा धागा होता है, लंबा बहुत ज्यादा होता है, उसकी जो विड्थ है वो 2 नैनोमीटर होती है। अब ये धागा इस ऑक्टामर पे अपने आप को लपेटता है, देखो कुछ इस तरीके से, इस तरह से एक ऑक्टामर पर, एक हिस्टोन ऑक्टामर पर जब डीएनए अपने आप को लपेटता है तो वो 2 फेरे लेता है या 2 कॉइल्स बनाता है। ये 2 कॉइल्स बनाता है और इन 2 कॉइल्स में लगभग 200-250 तक जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आ जाते हैं। मतलब एक तरह से हमने 250-300 न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पर पैक कर लिया है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को एक छोटे से हेलिक्स के अंदर, एक छोटे से कॉइल के अंदर हमने पैक कर लिया है। तो देखो जब डीएनए अपने आप को इस तरह से लपेटता है हिस्टोन प्रोटीन्स के चारों तरफ या ऑक्टामर के चारों तरफ, तो डेफिनेटली इसकी विड्थ बढ़ गई, इसकी चौड़ाई बढ़ गई। अब ये 2 नैनोमीटर था और अब जो इसकी विड्थ है, इस डीएनए के धागे की जो विड्थ है अब वो हो गई 10 नैनोमीटर, यानी कि डीएनए की लंबाई कम हो रही है और उसकी चौड़ाई बढ़ रही है, उसकी विड्थ बढ़ रही है। तो इसी को तो हम डीएनए पैकेजिंग कहते हैं कि उसकी लंबाई कम होती जाए। जब लंबाई कम होगी तो डेफिनेटली मोटाई बढ़ेगी। तो हम एक्चुअली डीएनए को कंडेंस करने वाले हैं, डीएनए को पैक करने वाले हैं। और पैकिंग करने का जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है कि उसको आप इस तरीके से कॉइल करते चलो कि वो चौड़ा होता जाए, उसकी जो विड्थ है वो बढ़ती चली जाए, और विड्थ जब बढ़ती चली जाएगी तो उसकी लेंथ अपने आप कम होती चली जाएगी। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है, इनिशियल जो स्टेप होता है वो क्या होता है, डीएनए नाम का धागा जिसकी विड्थ केवल 2 नैनोमीटर होती है वो अपने आप को हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ लपेटना शुरू करता है। एक ऑक्टामर पर ये जो धागा है वो 2 कॉइल्स बनाता है इस तरह से, और ये जो डीएनए के दोनों खुले हिस्से होते हैं इन दोनों को पैक करने के लिए अब यहाँ पर H1 हिस्टोन प्रोटीन काम में आता है, यानी ये दोनों मुंह को, डीएनए के दोनों मुंह को बंद करने का काम करता है। तो H1 हिस्टोन आगे की पैकेजिंग में काम आता है। जो सेंट्रल कोड है वो तो बना H2A, H2B, H3 और H4 से, लेकिन H1 क्या करता है, जब ये जो स्ट्रक्चर बनता है न्यूक्लियोज, जिसको अपन ने न्यूक्लियोसोम कहा है, यानी कि हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ जब डीएनए अपने आप को लपेटता है तो डीएनए के जो खुले हुए हिस्से होते हैं, जो खुले हुए एंड्स होते हैं, उन दोनों को पैक करने का काम H1 हिस्टोन प्रोटीन करता है। इस तरीके से ये छोटी सी बीड जैसी या मोती जैसी स्ट्रक्चर बनती है। इस मोती जैसे स्ट्रक्चर को अपन न्यूक्लियोसोम के नाम से जानते हैं। ये मोती जैसी स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम कहलाती है। आप इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ पैकेजिंग भी कहते हैं, यानी ये वो स्टेप है जिस स्टेप के थ्रू डीएनए ने अपने आप को लपेटना शुरू किया है। अभी कहानी बहुत आगे की बाकी है, लेकिन ये शुरुआत है, डीएनए के अपने आप को कंडेंस करने की शुरुआत है, अपने आप को लपेटने की शुरुआत है। तो जो पहले स्टेप पे जो स्ट्रक्चर बनती है हम उसको न्यूक्लियोसोम के नाम से जानते हैं। ये जो न्यूक्लियोसोम है, ये देखो, ये जो न्यूक्लियोसोम है वो कुछ इस तरीके से नजर आते हैं। ये एक न्यूक्लियोसोम, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये H1 प्रोटीन, H1 और H1। तो अगर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से डीएनए को देखा जाता है तो डीएनए जो है एक नेट के रूप में नजर आता है, धागों के एक नेट के रूप में नजर आता है, जिसको हम क्रोमैटिन फाइबर्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं उनके ऊपर ऐसी
मोती जैसी स्ट्रक्चर नजर आती है। अब आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली ये मोती जैसी स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि डीएनए ने अपने आप को पैक करना शुरू कर दिया है। ये डीएनए अपने आप को जब पैक करना शुरू कर देता है तो ये स्ट्रक्चर नजर आती है। तो ये इनिशियल स्टेप है पैकेजिंग का। इस स्टेप को हम न्यूक्लियोसोम मॉडल के नाम से जानते हैं, और ये छोटे छोटे जो बीट जैसे स्ट्रक्चर हैं वो न्यूक्लियोसोम कहलाते हैं, जो कि हिस्टोन प्रोटीन पर डीएनए को जब लपेटा जाता है तो जो स्ट्रक्चर बनती है वो चीज न्यूक्लियोसोम कहलाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है क्रोमैटिन का वो बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग की तरह नजर आता है, यानी धागे पर मोती जैसी स्ट्रक्चर नजर आती है। इसी को हम मोस्ट पॉपुलर बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग, पॉपुलरली इसको हम कहते हैं बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग। तो ये क्रोमैटिन जो नेट होता है, तो जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं वो माइक्रोस्कोप से देखने पर इस तरीके के नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे धागे पे किसी ने मोती पिरो रखे हों। तो एक्चुअली मोती क्या है, मोती यही न्यूक्लियोसोम है। जो छोटे छोटे बीज के रूप में नजर आते हैं वो ये न्यूक्लियोसोम्स हैं। तो ये फंडामेंटल स्टेप है या इनिशियल स्टेप है डीएनए की पैकेजिंग का, जिसको अपन ने न्यूक्लियोसोम कहा। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये देखिए एक छोटी सी चीज और, दो न्यूक्लियोसोम्स के बीच में जो डीएनए रहता है, या दो न्यूक्लियोसोम्स को जो डीएनए जोड़ता है, या दो न्यूक्लियोसोम्स के बीच में जो डीएनए इनकॉर्पोरेटेड रहता है, उसको हम लिंकर डीएनए के नाम से जानते हैं। लिंकर डीएनए 1 to 80 न्यूक्लियोटाइड्स इसके अंदर होते हैं, इस वाले हिस्से के अंदर। तो टोटल जब डीएनए अपने आप को न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में पैक कर लेता है तो डीएनए की लेंथ कम हो जाती है, उसकी विड्थ बढ़ जाती है। तो इस स्टेज में डीएनए की विड्थ कितनी हो जाती है, 10 नैनोमीटर हो जाती है, लेकिन ये अभी बहुत कम है, ये बहुत ज्यादा कम है। तो अब क्या करेंगे, अब इस डीएनए को और पैक होना पड़ेगा, आगे इसको और भी ज्यादा हाई पैकेजिंग की तरफ जाना पड़ेगा। अब हाई लेवल की पैकेजिंग के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, वो आप धीरे धीरे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए हल्का सा इतना सा समझ लीजिए कि ये जो फर्स्ट स्टेप है, इसके बाद में सेकेंड स्टेप कहलाता है सोलेनॉइड मॉडल। ये है न्यूक्लियोसोम मॉडल। अब जो स्टेप कहलाता है वो सोलेनॉइड मॉडल कहलाता है। तो आप इसको यूं इमेजिन कीजिए कि ये जो न्यूक्लियोसोम वाला धागा है ये अपने आप को वापस से कॉइल करना शुरू करता है, और इस तरह से कॉइल करता है कि एक कॉइल में 6 न्यूक्लियोसोम्स आ जाते हैं। कि एक कॉइल में अभी तो देखो सारे न्यूक्लियोसोम्स अलग अलग नजर आ रहे हैं, फिर ये न्यूक्लियोसोम्स वाला धागा यानी जो मोती वाला धागा है ये अपने आप को इस तरह से कॉइल करता है कि एक एक हेलिक्स के एक एक कॉइल के अंदर 6 न्यूक्लियोसोम जो हैं वो अरेंज हो जाते हैं, यानी 6 न्यूक्लियोसोम, फिर 6 न्यूक्लियोसोम, फिर 6 न्यूक्लियोसोम। तो यानी एक हिस्से में कितने न्यूक्लियोसोम आ गए, 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6। तो ये और ज्यादा विड्थ बढ़ गई ना इसकी। तो जब ये सोलेनॉइड की फॉर्म में ये अपने आप को पैक करता है, तो सोलेनॉइड की फॉर्म में जब ये अपने आप को पैक करता है तो सोलेनॉइड कॉइल के रूप में जब आपको नजर आता है तो एक कॉइल के अंदर 6 न्यूक्लियोसोम पैक हो जाते हैं, तो उसकी विड्थ और बढ़ जाती है। अब इसकी विड्थ हो जाती है 30 नैनोमीटर। अभी थी 10 नैनोमीटर, अब इसकी लंबाई और कम हो गई है और इसकी विड्थ बढ़ गई है, अब इसकी विड्थ हो गई है 30 नैनोमीटर। लेकिन यहाँ पर भी ये बात रुकती नहीं है, आगे और सुपर कॉइलिंग की तरफ डीएनए बढ़ता है, और धीरे 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 करके जो हायर मोस्ट पैकेजिंग का लेवल होता है तब डीएनए इतना ज्यादा कॉइल्ड हो चुका होता है, इतना ज्यादा कंडेंस्ड हो चुका होता है कि एक डीएनए की जो विड्थ होती है, एक क्रोमैटिड जिसको अपन कहते हैं, उसकी विड्थ आती है 700 नैनोमीटर। 700 नैनोमीटर मतलब कि एक 2 नैनोमीटर वाला धागा कंडेंस्ड होकर या कॉइल होकर, इस तरह से कॉइल होकर एक इतना ज्यादा चौड़ा हो गया है कि अब उसकी जो विड्थ है वो 2 नैनोमीटर से बढ़कर 700 नैनोमीटर हो गई है। अब जब ये 700 नैनोमीटर वाला हो गया है तब जाके ये उस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर आ सकता है। तो अपने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर रहने के लिए इस डीएनए नाम के धागे को इस तरह से इतना ज्यादा कॉइल होना पड़ता है। बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, आपके अभी बुक के हिसाब से या आपके लेवल के हिसाब से अभी केवल एक ही स्टेप दिया हुआ है कि डीएनए की पैकेजिंग की शुरुआत किस रूप में होती है। तो डीएनए पैकेजिंग की शुरुआत न्यूक्लियोसोम्स के रूप में होती है, उसके बाद में सोलेनॉइड होता है, सुपर सोलेनॉइड होता है, सुप्रा सोलेनॉइड होता है। इस तरह से आगे पैकेजिंग बढ़ती चली जाती है। अब इन सब में एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि डीएनए पैकेजिंग की शुरुआत करने के लिए आपको चाहिए हिस्टोन प्रोटीन्स, यानी कि ये जिसमें बेसिक अमीनो एसिड्स काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो आपको शुरुआत करने के लिए चाहिए हिस्टोन प्रोटीन्स। लेकिन जो हायर लेवल की पैकेजिंग होती है डीएनए की, जो टॉप लेवल की पैकेजिंग होती है, उस पैकेजिंग के लिए आपको एनएचसी यानी नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी रिक्वायर्ड होते हैं।
तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि डीएनए को पैक करने के लिए आपको हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन दोनों ही चाहिए। केवल हिस्टोन प्रोटीन्स आपको इनिशियली शुरुआत में काम आते हैं, न्यूक्लियोसोम्स बनाने में काम में आते हैं। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे जब हायर पैकेजिंग की तरफ जाते हैं तो हायर लेवल की पैकेजिंग करने के लिए डीएनए को एनएचसी यानी नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से डीएनए को पैक किया जाता है। और ये जो मॉडल है ये सबसे पहले कॉर्नबर्ग और थॉमस ने दिया था, तो इसको कॉर्नबर्ग थॉमस का न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल भी कहते हैं। तो न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल के बारे में जो एक छोटी सी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है। पैकेजिंग क्यों रिक्वायर होती है ये हम समझ चुके हैं। 2 नैनोमीटर जितना छोटा सा विड्थ वाला डीएनए 700 नैनोमीटर के डीएनए में कैसे कन्वर्ट हो जाता है वो पैकेजिंग का ही कमाल होता है। और बिना पैकेजिंग के इतना लंबा डीएनए 2.2 मीटर लंबा डीएनए एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर नहीं आ सकता है, तो इसलिए डीएनए की पैकेजिंग रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ ये डीएनए पैकेजिंग खत्म होती है आपकी। बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग बहुत ही पॉपुलर स्ट्रक्चर है, ये इसको नहीं भूलना है। जो आपको क्रोमैटिन फाइबर होते हैं वो इसी तरीके से नजर आते हैं, ये बहुत ही पॉपुलर है बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग। तो जो बीट्स होते हैं वो एक्चुअली न्यूक्लियोसोम्स को ही हम बीट्स के नाम से जानते हैं। इस तरह से ये यहाँ पर खत्म हुआ और इसके साथ ही आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी खत्म होता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो आपके 12th में है और अभी आप आरबीएससी में 11th में पढ़ रहे थे वो यहाँ पर आकर एंड होता है। अब हम शुरू करेंगे कल से जेनेटिक्स।